Hello friends, this is Dr. Varsha Gupta. I'm MD Ayurveda from BHU. I welcome you all to the second lecture on embryology series. In the first lecture, we have read about basics of embryology, its definition, duration and gametogenesis in males, that is spermatogenesis. This lecture will be dealing with gametogenesis in females, that is oogenesis. So starting with the lecture, we start with the definition of oogenesis. What do you mean by oogenesis? जैसा कि मैंने गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे बताया था, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. एंड ऊ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऊ साइट की बात हो रही है यहाँ पे. सो oogenesis इज अ प्रोसेस वेयर oogonia डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर oocytes. ये जो oocytes का फॉर्मेशन oogonia से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग oogenesis. मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म. एंड फीमेल गैमीट को oocyte. एज वी नो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, गैमीट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम primordial germ cells and they reach the developing gonads at the end of 5th week. So when primordial germ cells arrive in the gonad, they differentiate into oogonia. यहाँ पे गोनाड की बात हो रही है तो क्या है, किसे कंसिडर करेंगे? फीमेल ओवरी की बात हो रही है यहाँ पे. ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब फीमेल ओवरी में आ जाते हैं, दे बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू oogonia. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द फीमेल ओवरी की बात हो रही है. यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला के दो पार्ट होते हैं फीमेल ओवरी के, और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कहाँ पे हो रहा है? ओवरी के कॉर्टेक्स वाले एरिया में. यहाँ पे ही oogonia से मैच्योर oocyte का फॉर्मेशन होता है. वेल फ्रेंड्स, oogenesis इज नॉट अ सडन प्रोसीजर. इंट्रायूट्राइन लाइफ से लेकर मेनोपॉज तक ही चलता ही रहता है. सो वी विल स्टडी दिस प्रोसीजर इन वेरियस टाइम ड्यूरेशन. जैसे कि शुरुआत करते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड इंट्रायूट्राइन मंथ. मैंने बताया 5th वीक के अराउंड वो फीमेल गोनाड में आ जाते हैं. उसके बाद थर्ड इंट्रायूट्राइन मंथ में क्या होगा वो पढ़ते हैं. oogonia आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स. ये जो oogonia है खूब सारे क्लस्टर में फॉर्म कर लेते हैं. ये खूब सारे देख रहे हो आप, खूब सारे क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं और ये एक सराउंड हो जाते हैं एक फ्लैट एपिथेलियल सेल की लेयर से. अब इस फ्लैट एपिथेलियल सेल की लेयर को ही हम लोग नाम देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स. तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या हैं? द फ्लैट एपिथेलियल सेल विच कवर्स द oogonia. क्लस्टर्स ऑफ oogonia आर नोन एज फॉलिक्यूलर सेल्स. और ये फॉलिक्यूलर सेल्स ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं? सरफेस एपिथेलियम से. जो ओवरी की सरफेस एपिथेलियम है वहाँ से फॉलिक्यूलर सेल्स ओरिजिनेट करते हैं. सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू oogonia एंड मैनी oogonia. अब इसका भी ये अलग अलग फेट हो सकता है. मैनी oogonia कंटिन्यू टू डिवाइड बाय माइटोसिस एंड सम एरिस्ट इन प्रोफेज ऑफ meiosis 1 एंड फॉर्म प्राइमरी oocytes. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स oogonia फॉर्म कर लिया और उसके बाद इसमें कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें माइटोसिस होता रहेगा और वो पर्टिकुलर डिवाइड कर रहे हैं. जबकि कुछ सेल्स प्रोफेज के meiosis 1 के प्रोफेज में जाके एरेस्ट हो जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी oocyte. अब 5th मंथ में क्या होगा? ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो oogonia है वो कंटिन्यूसली माइटोसिस से डिवाइड करता जा रहा है. तो ये फाइनली जाकर 5th मंथ में मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. और ये मैक्सिमम नंबर कितना है? 7 मिलियन. So at the end of 5th intrauterine month, a female ovary has 7 million oogonias. Fantastic, right? After gaining maximum number, जब भी क्या होता है, जब संख्या बढ़ जाती है फिर क्या होगा? विध्वंस. After gaining maximum number, they start becoming atretic, they become degenerate. 7th मंथ में क्या होगा? 7th मंथ में जैसे कि मैंने बताया कि डिजेनरेशन शुरू हो गया है तो ये डिजेनरेशन चलता रहेगा और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द oogonia गेट डिजेनरेटेड. जो अभी संख्या कितनी थी लास्ट में हमने कितनी पढ़ी? 7 मिलियन. ये 7 मिलियन बहुत कम हो जाती है. और ये जो जितने भी सर्वाइविंग प्राइमरी oocytes हैं वो कौन से फेज में पा रहे हैं उस वक्त? meiosis 1 के प्रो फेज में रुके हुए हैं. सो फ्रेंड्स, जो आप ये बगल में फिगर देख रहे हो उसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी oocyte है और दिट इज सराउंडेड बाय फ्लैट लेयर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स. इस स्ट्रक्चर को, ये जो प्राइमरी oocyte है और ये जो फॉलिक्यूलर सेल से सराउंडेड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को टर्म दिया जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल. क्या कहा जाता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल. अब बर्थ के टाइम पे क्या होगा? मैनी प्राइमरी oocytes एंटर डिप्लोटीन स्टेज एंड गेट अरेस्टेड देयर.
दे गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज, और प्रोफेज के कौन से फेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। अब इन्हें जेल लगी है, तो जेल का कोई मास्टर भी होगा, कोई पुलिसमैन होगा। वो पुलिसमैन कौन होता है जो इस जेल में उसको पकड़ के रखता है? दिस रेस्टिंग स्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय oocyte maturation inhibitor which is a small peptide secreted by follicular cells। तो वही फॉलिकुलर सेल्स जो अभी तक उसको बाहर से कवर करके रखते थे, वही सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड दैट इज नोन एज oocyte maturation inhibitor, इन शॉर्ट ओमी। और जो ओमी होता है, यही एक स्मॉल पेप्टाइड है जो इसे प्राइमरी oocytes को डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट करके रखेगा। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल प्राइमरी oocytes, देखो अब नंबर कितना हो गया है, पहले कितना था 7 मिलियन, अब कितना है एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितना हो गया है 6 to 8 lakhs। दे आर इन द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। अब प्यूबर्टी की बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बर्थ के टाइम पे 6 to 8 lakhs थे प्राइमरी oocytes, बट एट द टाइम जैसे जैसे गर्ल बड़ी होगी वैसे वैसे प्यूबर्टी के टाइम तक दे स्टार्ट बिकमिंग डीजनरेटेड, मैनी प्राइमरी oocytes बिकम एट्रेटिक। और बचते कितने हैं प्यूबर्टी के टाइम तक? संख्या देखिए आप, 40,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट ओनली। पहले कितना था 7 मिलियन, कब था 5th मंथ में। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम था 5th मंथ में। उसके बाद बर्थ के टाइम पे 6 to 8 lakhs, और प्यूबर्टी के टाइम पे देखो कितना बच रहा है, सिर्फ 40,000, जिसमें से भी सिर्फ 400 ओवा एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ टाइम में ओव्यूलेट करती है। जैसे कि कैसे बात करेंगे, इसमें से जो प्राइमरी oocyte से 40,000 बचे होते हैं, उसमें से भी हर मंथ 15 to 20 follicles get selected from this pool and they begin to mature। लेकिन इसमें से भी सभी मैच्योर शुरू तो होते हैं, बट कुछ ही क्या करते हैं, कुछ बीच रास्ते में मर जाएंगे, सम डाई, और जो बचते हैं वो क्या करेंगे, आगे की स्टेज में चले जाएंगे, दे गो टू द एंट्रल या वेसिकुलर स्टेज। As primordial follicles begin to grow, surrounding follicular cells change from flat to cuboidal cells। मैंने जैसा कि अभी बताया था, प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय फ्लैट एपिथेलियल सेल। अब ये जो फ्लैट सेल्स थे ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, क्यूबॉइडल सेल में। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और दे कन्वर्ट इनटू क्यूबॉइडल सेल्स। आप इंटर भी पढ़ोगे तो इस क्यूबॉइडल सेल की जगह कॉलमनर सेल का नाम दिया होगा। ये फॉलिकुलर सेल्स, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्यूबाइडल ही होते हैं बेसिकली। फॉलिकुलर सेल्स दे स्टार्ट बिगिन टू प्रोलिफरेटिंग एंड प्रोड्यूस। अभी खूब सारा ये जो ब्लू कलर के सेल्स आप देख रहे हो, दे आर फॉलिकुलर सेल्स, क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स, और ये खूब ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड दे फ्रॉम अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये जो खूब सारे ग्रो कर गए हैं इनका नाम होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। दिस ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड oocyte। अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और ये जो अंदर की oocyte है, दे बोथ सिक्रीट अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ऑन द सरफेस ऑफ oocyte। ये जो रेड कलर की आप लेयर देख रहे हो, दिस इज अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन in between the granulosa cells and the oocyte, and this layer is known as zona pellucida। इस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे के लेक्चर्स हम देखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो प्लीज रिमेंबर दिस लेयर विच इज फॉर्म्ड बिटवीन granulosa cells and the oocyte, and this is a glycoproteinous layer, it is known as zona pellucida। अब क्या हुआ, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बन गया था, खूब बन जाएगा पूरा भर जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे बीच बीच में एक कैविटीज़ डेवलप करती हैं, और ये कैविटीज़ बाद में खूब सारी कोलैप्स कर जाएंगी और एक बड़ी सी कैविटी बना लेती हैं। इस बड़ी सी कैविटी का नाम क्या होता है, फॉलिकुलर एंट्रम। दिस कैविटी इज नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम। और यहाँ पे एंट्रम है, ये जो एंट्रल फॉलिकुलर एंट्रम कैविटी होती है ये फ्लूइड से भी भर जाती है, ठीक है, जिसे एंट्रल फ्लूइड कहते हैं। इस स्टेज में क्या हो रहा है, देखो प्राइमरी oocyte यहाँ पे नीचे खिसक गया है और उसमें से कुछ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स उसको ऊपर से कवर किए हैं और कुछ उसको नीचे से यहाँ से कवर किए हैं। कुछ सेल्स उसको एंट्रल कैविटी से जोड़ के रखते हैं और कुछ उसको नीचे से अटैच करके रखेंगे। तो ये जो लेयर है जो प्राइमरी oocyte को ऊपर एंट्रल कैविटी की तरफ कनेक्ट करके रहते हैं, इस लेयर का ही नाम है, देखो आप इस फिगर में भी देख सकते हो, इस लेयर का नाम है क्यूमुलस oophorus या क्यूमुलस oophoricus, क्यूमुलस oophorus।
और जो लेयर नीचे से जोड़ के रखती है इस लेयर का नाम है डिस्कस प्रोलीगेरस। क्या नाम है? डिस्कस प्रोलीगेरस। अब आप देख रहे हो ये कैविटी जो पहले थोड़े थोड़े फॉलिकल थोड़ी थोड़ी कैविटी से शुरू होती है, फिर ये फॉलिकुलर एंट्रम बना लेती है, और यही एंट्रम कैविटी अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। सारे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स जो होते हैं वो साइड साइड में खिसक जाएंगे, और बीच में जो कैविटी बनती है वो एंट्रम कहलाती है। अब अंदर ये हो गई अंदर की बात। अब ये बाहर के जो फॉलिकुलर सेल्स थे, ये जो बाहर की लेयर है ये भी अलग फॉर्मेशन कर लेती है। दे फॉर्म थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो बाहर की तरफ है, थीका इंटरना अंदर की तरफ रहती है। ये क्या करेंगे? थीका इंटरना क्या होती है? एक तरह से ग्लैंड की तरह काम करती है। कैसे बनती है? थीका इंटरना इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स एंड दे सिक्रीट। ये जो थीका इंटरना है ये सिक्रीट क्या करती है? ईस्ट्रोजन। इसलिए इस थीका इंटरना का नाम थीकल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही है। इसी फिगर को हम दोबारा देखते हैं। ये था सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें oocyte था, जोना पेलोसिडा आप देख सकते हो, बीच में कुछ कुछ, इस वाले फिगर में देखो, बीच में कुछ कुछ कैविटीज़ डेवलप की, खूब सारी कैविटीज़ डेवलप की बीच बीच में। उसके बाद यही कैविटीज़ आपस में कोलैस कर जाती हैं या मिल जाती हैं और एक बड़ी सी कैविटी बना लेती हैं जिसे हम फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रल कैविटी कहते हैं। फिर जिसमें आपने इनलार्ज कर लिया, ये कैविटी इनलार्ज कर गई, और ये जो प्राइमरी oocyte को इधर से कवर करके रखेंगे इसे बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। और जो उसको यहाँ पे थीका इंटरना से या एक्सटर्ना से जोड़ के रखते हैं इसका नाम होता है डिस्कस प्रोलीगेरस। यू कैन सी हियर। इस एंट्रम कैविटी का शेप कैसा था? आप जैसे अभी तक देख रहे थे कि ऐसा क्रीसेंट शेप था, बट टाइम इट इनलार्जेस। ग्राफियन फॉलिकल, जो लास्ट में आपने ग्राफियन फॉलिकल देखा था इस फिगर में, ये जो मैच्योर, ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज को बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है वो मैक्सिमम 25 mm या उससे भी बड़ा हो सकता है इन डायमीटर्स, लेकिन आप जब इंदरबीर पढ़ोगे तो उसमें मैक्सिमम 15 mm दे रखा है। When the secondary follicle is mature, a surge in LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। जब सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर हो गया, पूरा एंट्रल कैविटी बन गई, ग्राफिन फॉलिकल हो गया, तो क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में सर्ज होती है, मतलब इंक्रीज होता है, एंड इट इंड्यूसेस द प्री ओवुलेटरी ग्रोथ फेज। सो रिमेंबर अभी हमारा जो oocyte था वो कौन से स्टेज पे अरेस्ट हुआ था? इट वॉज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। अब क्या होगा? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन LH हार्मोन। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ एंड दे फॉर्म 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स, जिसे एक का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte दैट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेकेंडरी oocyte में चला जाता है, और जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, या विदाउट एनी साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, इट गोज इनटू द फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बनती क्यों है? अच्छा, क्योंकि पोलर बॉडी हमेशा इसलिए बनती है ताकि जो इसके एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं वो हट सके, और जो साइटोप्लाज्म है वो हमें उसका नुकसान नहीं करना है। तो जितना साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte में ही चला जाता है, जबकि इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी में सिर्फ क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। न्यूक्लियर मटेरियल को एक तरीके से एक्सक्रीट करने का तरीका है ये। इट एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलोसिडा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आप इस फिगर में देखोगे जोना पेलोसिडा ये रेड कलर की है, और इसमें देखो जोना पेलोसिडा और ये प्राइमरी oocyte के लेयर है, इनके बीच में दिख रहा है ये सेकेंड, ये यहाँ पे है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और ये जो प्राइमरी oocyte की लेयर है और ये जो जोना पेलोसिडा की लेयर है। तो प्राइमरी oocyte की लेयर और जोना पेलोसिडा की लेयर जो होती है, इन दोनों के बीच में हमारी पोलर बॉडी पाई जाती है। नाउ दिस इज़ अगेन अ फिगर जिसमें आप ये देख सकते हो, ये सेकेंडरी oocyte है जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, डिस्कवर्ड विद द जोना पेलोसिडा। क्यूमुलस ओफोरिकस इसे बोलते हैं, एंड इज़ द फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी, जिसमें से 2 लेयर्स बाहर फॉर्म हो रहे हैं, थीका इंटरना विच इज़ वेस्कुलर एंड थीका एक्सटर्ना विच इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बन गई थी, याद है? तो सेकेंडरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस 2 बट इट्स गेट अरेस्टेड। पता नहीं इसकी आदत है बार बार अरेस्ट कर लेने की,
ये फिर से अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 के मेटाफेज में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। तो जैसे ओवुलेशन होने वाला होता है, मैंने बताया एलिच सर्ज होता है, वही एलिच सर्ज मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब यही सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट हो जाता है एट द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, और यही वो स्टेज है जिस स्टेज में ओवुलेशन होता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवुलेशन के टाइम पे जो फीमेल गैमीट है वो कौन से फॉर्म में रहती है, कौन से कंडीशन में रहती है, तो इट इज सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 चल रही थी, मेटाफेज पे आके रुक गई। अगर ये कंप्लीट कब होगी? इट कंप्लीट्स ओनली फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये मेटाफेज पे तो रुक गई थी, लेकिन अब ये कंप्लीट कब होगी? जब जब फर्टिलाइजेशन होगा सिर्फ तब कंप्लीट हो पाएगी। एंड इट द सेल डीजनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन देन सेल डीजनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। नाउ कमिंग टू द interdependence of oocyte and follicular cells. So friends, both the oocyte and the surrounding follicular cells are dependent on each other for further development. ये जो follicular cells हैं ये हमें बताया क्या secrete करेंगे? ये oocyte maturation inhibitor secrete करते हैं, ओमी secrete करते हैं, जो इन प्राइमरी oocyte को प्रोफेज पे रोक के रखता है। ये जो इफेक्ट है ये सालों तक चलता है एंड दिस इनहिबिटरी फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड to the oocyte via gap junctions present between the microvilli of oocytes. You can see the microvilli of oocytes and the follicular cells. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन विलाई के द्वारा फॉलिकुलर सेल से oocyte में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये जो इसने इसको रोक के रखा है। अब इसका और काम क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मैचुरेशन ऑफ oocyte। तो ये क्या करता है? एक तरीके से इसको न्यूट्रिशन देता है और oocyte इस पर डिपेंडेंट है। अब मैंने बताया कि इंटरडिपेंडेंस है, तो oocyte तो इस पर डिपेंडेंट है। अब फॉलिकुलर सेल oocyte पे कैसे डिपेंडेंट है? oocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये oocyte ही क्या करेगा? इसके फॉलिकुलर सेल्स के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में कारगर है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। So you can see the stages in oogenesis. This is oogonium 44 plus XY. This converted into the primary oocyte. उसके बाद क्या होगा? ये उसमें meiosis होगी, जिससे फिर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बनती है एंड फर्स्ट meiotic डिवीजन के बाद अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। देखा आपने, मैंने आपको बताया था ना कि ये क्रोमैटिन मटेरियल आधा हो जाएगा से दिस इज 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। तो ये डिवीजन क्यों हो रहा है? पोलर बॉडी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल को आधा करने के लिए। फिर ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा जो ओवम का फॉर्मेशन करेगा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। सो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था एंड सेकंड लेक्चर डील्स विद द oogenesis। अब हम लोगों से कंपेयर कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम प्यूबर्टी टू डेथ, मतलब प्यूबर्टी से शुरू होकर डेथ तक चलती है। एंड oogenesis इज़ अ साइक्लिकल फॉर्म फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। इट इज़ एब्सेंट बिफोर प्यूबर्टी, और ये oogenesis मैंने बताया ये इंट्रायूट्राइन लाइफ से शुरू हो जाती है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ गैमीट्स रिलीज्ड आर 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, जबकि इसमें एक बताया फीमेल ओवरी से 400 to 500 मैच्योर ओवा ही रिलीज होते हैं ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसमें दोनों बराबर होते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि इसमें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसमें मियोसिस 2 के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और इसमें मियोसिस 2 के बाद एक ओवम बनता है और एक प्राइमरी oocyte। सॉरी, meiosis 2 results in one ovum from primary oocyte। प्राइमरी oocyte से एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। रिलेटिवली शॉर्ट इसका जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में डिप्लोस्टीन स्टेज शॉर्ट होती है, जबकि oogenesis में डिप्लोटीन स्टेज इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड। 4 गैमीट्स आर ऑफ इक्वल साइज, और जबकि इसमें एक गैमीट है लार्ज गैमीट ओवम एंड 2/3 आर पोलर बॉडीज। पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, जबकि इसमें क्या होगा? पार्टिसिपेशन इन फर्टिलाइजेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, क्योंकि मियोसिस तो कब खत्म होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें क्या है? व्हेन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इट्स साइटोप्लाज्म इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बात है कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि इसमें हमने देखा कि
जो ऊ साइट होगा वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म ले जाएगा, जबकि पोलर बॉडी में बहुत कम रह जाता है. Most cytoplasm is shed from the spermatozoon and cytoplasm is conserved in the ovum. So, now we have completed with the oogenesis part, and now this is time for question and answer section. What is the condition of female gamete at the time of birth? बताओ बताओ, बर्थ के टाइम पे फीमेल गैमेट की क्या कंडीशन होती है? प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे होता है, कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है कि प्रोफेज ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है? So before saying thank you, I would like to answer the two questions that I have asked in the previous lectures. So first question was, what is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? That I have explained in the previous lecture. And the second question was, acrosomic cap is formed by mitochondria, Golgi apparatus, nucleus या centriole. So the answer is Golgi apparatus. Thank you all.